पूछो। सर जेड डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स होता है, जेड ऑर्बिटल्स, उनका ओवरलैप नहीं बताएंगे, डायग्राम कैसे है? नहीं बताएंगे। इतना भारी भारी चीज अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले एटॉमिक सर स्ट्रक्चर होने दो। बुक में दिया फिर था सर डायग्राम पी ऑर्बिटल और एस का, लेकिन सर हाँ, तो नहीं समझ ही बता नहीं रहे, आता है जेड का। तो इसलिए तो नहीं बता रहे। सीखने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हम कहीं पे भी ऑर्बिटल डायग्राम को ओवरलैपिंग सीख लेंगे, अभी तो ऑर्बिटल डायग्राम नहीं मालूम। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सीखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते कैसे हैं। फिर सर पीरियोडिक पर टेबल ये में तो केमिकल बॉन्डिंग में है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग सीखने से पहले कुछ कुछ आना चाहिए होगा ना। ऐसे थोड़ा नहीं कि सर हमको प्लेन उड़ाना है तो नहीं हम सीधा अंदर बैठ जाएंगे और प्लेन उड़ाने लगेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, उसके बिना नहीं जान सकते। ऑर्बिटल मालूम पड़ेगा पहले, तब तो ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे। बताओ भाई, वर्कशीट 1 में अगर किसी को कोई डाउट है, ऑल्दो शायद इसमें होमवर्क दिया नहीं था जहां तक हमको ध्यान है, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। वर्कशीट 1 में, वर्कशीट 1 में अगर डाउट नहीं है तो वर्कशीट 2 में कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। वर्कशीट 3 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वर्कशीट 3 में बहुत सारे क्वेश्चन थे शायद से, कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 1 से लेके 8 तक, 13 तक वर्कशीट 3 में। जल्दी बताओ कोई डाउट। कोई डाउट नहीं है किसी को? सर था, लेकिन आप बोले थे कि साइक्लिक कंपाउंड्स का तो अलग से ही होगा। हाँ, साइक्लिक फिर कंपाउंड अभी नहीं, साइक्लिक कंपाउंड को होमवर्क नहीं दिया था फिर तुम लोग। वही था सर। ओके, चलो ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार बता दो, क्योंकि हमको थोड़ा ध्यान नहीं है लेक्चर नंबर। सर 8 होगा। लेक्चर नंबर 8, और नोमेनक्लेचर 9 ऑफ 9। हाँ ये 9 लेक्चर होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9। 8 में लेक्चर फंक्शनल नंबर 9। हाँ 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 हाँ। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग लास्ट क्लास में चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लेंगे। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चलो चलो। जैसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिलेटिवली आसान चीज़ है, क्योंकि इसका 2 पार्ट है, दोनों पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस उन दोनों पार्ट को एक ही जगह हम लोग को मर्ज करना है बेसिकली, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आना है जब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये, जैसे तुम लोग को अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर याद है थोड़ा बहुत, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा बोलते थे ना कि पेरेंट चेन है, और पेरेंट से चेन से अटैच्ड जो साइड चेन होगा हमेशा यही कार्बन नंबर 1 बनेगा, और यहीं से चेन हम लोग को सेलेक्ट करना है। अब चेन वाला पार्ट इधर जाए इधर जाए इधर जाए उससे मतलब नहीं है, कहीं भी जाए, बट हम लोग का कार्बन नंबर 1 हमेशा ये पार्ट रहेगा, और यहीं से चेन सेलेक्ट करेंगे, चाहे सामने जाओ चाहे यहाँ जाओ, बट हमेशा कार्बन नंबर 1 पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन ही होगा। मतलब एक चीज फिक्स था कि चेन यहीं से शुरू होगा, पहला चीज। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट क्या क्या थे, जिसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था। फिर उसके अलावा फिर हम लोग या ईस्टर वाले पार्ट को डालते थे, सल्फोनिक एसिड नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आ रहा था। फिर हम लोग असाइल हेलाइड वाले पार्ट को डाल रहे थे, असाइल हेलाइड वाले पार्ट के बाद हम लोगों का सी सॉरी असाइल हेलाइड वाले पार्ट के बाद हम लोग का CuNH2 अमाइड का नंबर आता है, फिर साइनाइड का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में हम लोग एल्डिहाइड का नंबर रखते हैं। ऑल्दो अमाइड का नोमेनक्लेचर और ईस्टर का नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि मतलब थोड़ा यूनिक टाइप की चीज़ है, तो थोड़ा अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्कस करना ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हम लोग अभी कॉमन तरीके से ये 6 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड था। सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट के बाद ईस्टर का नंबर आया था 3rd नंबर पे, तो इसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हैं। फिर असाइल हेलाइड का नंबर, अमाइड का नंबर, साइनाइड का नंबर, और 7th नंबर पे हम लोग के एल्डिहाइड वाले पार्ट का नंबर आया था। तो एक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और शायद याद होगा तुम लोगों को कि हर एक केस में हम लोग के पास कार्बन एग्जिस्ट करता है। मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स वो सब ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इन सबको हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी याद रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा चीज ये कि इस बार
पेरेंट चेन का सिलेक्शन थोड़ा आसान होगा, बट उसमें भी 3 केसेस डिपेंड करते हैं। हम लोग के सिलेबस में पहला केस है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल पहला केस है, टेक्निकली पहला दूसरा तीसरा तीनों केस है, बट नॉर्मली हम लोग केवल फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस ये होता है कि इफ ओनली वन मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। सबसे पहला केस ऐसा लेके चलते हैं। तो दूसरा केस हम लोग लेके चल सकते हैं इफ ओनली 2 मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, या आर प्रेजेंट लिख सकते हैं। और तीसरा केस इफ 3 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मतलब पहला केस ये लेंगे कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप हुआ मेन वाला पार्ट, कि हम लोग के इन 6 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट है जो मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है और केवल एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा केस मेन फंक्शनल ग्रुप इन 6 में से कोई एक है और वो पार्ट हम लोग के 2 जगह एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरा पार्ट ये कि 3 या 3 से ज्यादा जगह पे वही चीज एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो पहला केस एकदम सिंपल सा है, दूसरा थोड़ा कंडीशनल है, और तीसरा वाला केस भी थोड़ा नया कंडीशनल टाइप का निकल के आएगा। जैसे लक्ष्य लास्ट क्लास में पूछ रहा था कि सर जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसमें नाम चेंज कर देते हैं क्या? तो साइक्लिक कंपाउंड में केवल नाम चेंज नहीं करते, इस थर्ड कंडीशन में भी नाम चेंज करते हैं। प्लस लास्ट क्लास में जहाँ तक ध्यान होगा कि तुम लोग को बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर होता है, और जैसे जब भी कोई ग्रुप या जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना जाता है। स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग सफिक्स नेम मतलब फंक्शनल ग्रुप नेम ओइक एसिड यूज कर रहे थे, और उसका हम लोग एक और नाम यूज कर रहे थे कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी की यूज कर रहे थे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कैसे बिहेव कर सकता है? तो ये जो थर्ड केस है, इस थर्ड केस में कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा, तब वहां पे हम लोग कार्बोक्सी वर्ड यूज करते हुए काम किया करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। तो एक एक करके हम लोग सारा केस डिस्कस करेंगे। ऑल्दो सेकेंड केस और थर्ड केस बहुत ही स्पेसिफिक केस है जिसको हम आज डिस्कस करना प्रेफर नहीं करेंगे। आज हम लेक्चर छोटा ही रखेंगे ताकि तुम लोग यूज टू हो जाओ फंक्शनल ग्रुप को लेकर के कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रहा प्लस नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रहा तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्टली सवाल इससे पूछा जाता है। अदरवाइज फिर सेकंड और थर्ड केस बहुत स्पेसिफिक केसेस है, इससे सवाल पूछने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, और अगर होते भी हों तो ये लोगों को याद होता है। जैसे ना कि 3 केस में एक जनरल केस है, दूसरा स्पेसिफिक केस है, तीसरा और भी स्पेसिफिक केस है। तो जो स्पेसिफिक केस है उसको रटना पड़ेगा, उसको रटे बिना काम नहीं कर सकते। तो बार बार उनको पढ़ते हैं लोग तो उसको याद रख सकते हैं आराम से। क्या क्या पॉइंट्स होंगे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। चेन टर्मिनेटिंग में सबसे पहला सिनेरियो मेंशन करो, इफ ओनली वन main chain terminating functional group is present. If only one main chain terminating functional group is present, तब इस केस में क्या होगा? और यहाँ पे जो केस है बड़ा आसान सा है, मतलब पेरेंट चेन के सिलेक्शन का जो रूल है और नंबरिंग का जो रूल है वो अलग अलग नहीं लिखना होता, उसको हम एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं और उस स्टेटमेंट से हम लोग का पूरा काम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं, नोट करते जाए स्टेटमेंट। द कार्बन चेन, साइड में या ऊपर लिख सकते हैं पेरेंट चेन। द कार्बन चेन will start from carbon of the chain terminating functional group, ब्रैकेट में फिर से लिख लेना, कंसिडर्ड एज कार्बन नंबर 1 या C1। मतलब नंबरिंग फिक्स है कि हमेशा जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या जो भी ग्रुप है, जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को ही कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, हमेशा उसके कार्बन को ही कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, और हमेशा उसी कार्बन से हम लोग नंबरिंग वाला पार्ट शुरू किया करेंगे। द कार्बन चेन, ब्रैकेट में पेरेंट चेन, विल स्टार्ट फ्रॉम
carbon of the chain terminating functional group considered as carbon number 1 and will include maximum number of unsaturation followed by maximum number of carbon जैसे हम लोग अल्कीन के केस में कर रहे थे कि अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखते थे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखते थे। तो पहले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से काउंटिंग शुरू करो, उसको कंसिडर करते हुए हमेशा उस चेन में जाना है जहां अनसैचुरेशन कवर हो रहा हो, और अनसैचुरेशन कवर होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट को फॉलो करते हुए काम करेंगे। और क्योंकि कार्बन नंबर 1 फिक्स हो गया, पेरेंट चेन बहुत ही डिटरमाइंड वे में हम लोग को डिसाइड करना है, तो बाकी बचे हुए कार्बन का हम लोग नंबर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है, कुछ सोचना ही नहीं होता यहाँ पे कि हम लोग पेरेंट चेन ये ले कि ये ले कि ये ले, कुछ नहीं सोचना है। हमेशा पेरेंट चेन में कार्बन वाला पार्ट कार्बन नंबर 1 से शुरू होगा जो कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। जैसे मान लो अगर इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में चेन बहुत सारे हैं। एक ये चेन पॉसिबल है, एक ये चेन पॉसिबल है, एक ये चेन पॉसिबल है, एक इधर का चेन पॉसिबल है, ये चेन पॉसिबल है, इधर का चेन पॉसिबल है। बहुत सारे चेन पॉसिबल हो सकते हैं, बट हम लोगों को सोचना ही नहीं है चेन के बारे में। बड़ा सिंपल सा केस है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है पहले ये आइडेंटिफाई करो, तो मालूम पड़ गया कि यहाँ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब हमेशा यही कार्बन नंबर 1 बनेगा और चेन यहीं से शुरू होगा। कुछ भी हो जाए चेन यहीं से शुरू होगा। यहाँ से शुरू होने के बाद हम लोग जब नीचे जाएंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में अनसैचुरेशन है, राइट साइड में नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से सीधा आराम से लेफ्ट साइड वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं और अनसैचुरेशन को कवर करना होता है। मतलब नीचे जाएंगे, जैसे ही नीचे जाएंगे तो हम लोग को और एक्स्ट्रा कार्बन नहीं मिल रहा, बट उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इस कंपाउंड में यहाँ से इधर जाने पे लंबा चेन मिलता, राइट साइड में जाने पे और लंबा चेन मिलता, बट कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के कार्बन से चेन शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग अनसैचुरेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर अनसैचुरेशन कवर करते हुए हम लोग का पेरेंट चेन लंबा कार्बन चेन में कन्वर्ट हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस तरीके से पेरेंट चेन आराम से डिसाइड कर सकते हैं। और एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो नंबरिंग कर लेंगे, कार्बन नंबर 1 है, फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो टोटल 4 कार्बन थे। और नोमेनक्लेचर में हम लोग को कुछ नया रूल मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो 4 का कार्बन चेन है, तो 4 के कार्बन चेन का मतलब वर्ड रूट हम लोग का हो गया ब्यूट। ब्यूट के थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है, इसका मतलब ब्यूट के थर्ड पोजीशन पे ईन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड मेंशन करते हैं। और क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू होगा। मतलब हम लोगों को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है इस ओइक एसिड के नाम के आगे, जैसे हम लोग चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग में करते थे 2 ब्यूटेनॉल 3 पेंटेनॉल। यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज और इजी है क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड या चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही कार्बन नंबर 1 है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा नोमेनक्लेचर में जो हम लोग का सफिक्स है उसको मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ब्यूट थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है तो ब्यूट 3 इन और साथ ही साथ ओइक एसिड मेंशन करते हुए काम कर दिया यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग के थर्ड कार्बन पे हम लोग का एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक मिनट, ऑरेंज कलर कहाँ है, हम लोग के थर्ड कार्बन वाले पार्ट पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और सेकंड कार्बन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करें सब्स्टिट्यूएंट का, तो थर्ड पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग को 2 कार्बन दिख रहा है। 2 कार्बन वाले पार्ट का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल होगा। और सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाले पार्ट का मतलब सेकंड पोजीशन पे हम लोग 5 कार्बन के लिए आराम से पेंटाइल मेंशन कर सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई और पी में पहले ई आएगा तो 3 इथाइल, उसके बाद 2 पेंटाइल, आराम से ब्यूट 3 इनोइक एसिड नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं।
पूछ लेना भाई, जिसको भी जो भी डाउट होगा आराम से पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये नोमेनक्लेचर तुम लोग को अभी तक का सबसे आसान नोमेनक्लेचर लगा होगा। एक्चुअल में आसान नहीं है, बट क्योंकि इसके सारे पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे रूल थोड़े सिंप्लीफाइड है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करना बहुत सिंपल सा है, और नोमेनक्लेचर करते वक्त नंबरिंग भी नहीं करना है, नंबरिंग करना पहले से बहुत सिंपल सा है। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक बेसिक पार्ट, नंबरिंग कैसे करते हैं, एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी लगेगा तुम लोगों को, इसलिए इसमें चेन टर्मिनेटिंग प्लस उसमें कुछ कुछ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग इंक्लूड कर करके मिसलेनियस क्वेश्चंस आराम से धीरे धीरे करके पुटअप करते जाएंगे। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आराम से एग्जाम्पल्स वाले पार्ट पे जा सकते हैं। क्वेश्चंस सारे ट्राई करके देखो तुम लोग खुद से ही। पहले सारे क्वेश्चन नोट कर लो, एक ही बार सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करना, पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओ। और लिस्ट होगा तुम्हारे पास, हर एक कंपाउंड के सफिक्स का लिस्ट होगा, तो उन लिस्ट को देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद नहीं होगा तुम लोगों को, जैसे साइनाइड के लिए क्या नाम था याद नहीं होगा, तो उसको लिस्ट में आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो। सर अगर दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हुआ तो फिर दो चेन प्रायोरिटी टर्म किसका? नहीं, दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं, जैसे ऊपर हेडिंग वाले चीज को सोचो कि हम लोग लिखे थे मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट मेन कौन सा है इसमें? COH। COH मेन है। तो अगर मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक है, तो जैसे ही हम लोग को पता चल गया कि ये मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब CHO तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो भले ही वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में था, बट क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ले रहे हैं। जब दो COH ग्रुप हो जाता, या मान लो कि जैसे यहाँ पे हम लोगों का ये केस है, सबसे पहला केस CHO, तो CHO यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये CHO रिपीट हो जाता, दो CHO होता है, तब उसको दो मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हुए काम करते हैं। जो दूसरा केस हम लोग को डिस्कस करना है तब लेके चलते हैं। अदरवाइज यहाँ तो CHO सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करना है। सब्स्टिट्यूएंट नेम शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, फॉर्माइल यूज करते हैं हम लोग। वो लिस्ट याद करने की कोशिश करना, धीरे धीरे अब याद रखना चाहिए उस चीज को। ऑल्दो हम ये नहीं बोल रहे बहुत रिजिडली कि अभी याद करो, बट इतना प्रैक्टिस करो कि धीरे धीरे अपने आप याद हो जाए, 2 साल 3 साल के अंदर याद हो जाना चाहिए वो चीज।
ट्राई करके देखो सवाल। सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। सबसे पहला किसका नाम है? दीक्षा, पहले वाले केस में क्या होगा आंसर? सर सर मैं क्या? सर मिथाइल है, सर मिथाइल हाँ, टू एनोइक एसिड। निकल नहीं है। एसिड? इसमें एसिड है क्या? सर एक मिनट सर, यहाँ CHO ग्रुप दे रखा है, CHO ग्रुप एसिड तो नहीं होता। तो पहला और दूसरा का क्या सॉरी सेम है? सर, फॉर्माइल होगा सर। फॉर्माइल होगा? फॉर्माइल भी नहीं होगा।
तो एक मिनट सर, नहीं पता कैसे। CHO वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका हम लोग सफिक्स नेम यूज करेंगे, ना कि प्रीफिक्स। तो अगर हम लोग सफिक्स नेम यूज करेंगे तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स नेम अल यूज किया जाता है। तो पहला चीज तो ये कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा, और डबल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, इसका मतलब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल दे रखा है, तो 2 पे मिथाइल। और मिथाइल को ME से डिनोट किया जा सकता है, कैपिटल M स्मॉल e, 2 मिथाइल। उसके अलावा 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स, और क्योंकि अल्केन है तो एन। और अगर हम लोग एन लिख के उसके बाद अल डालेंगे तो यहाँ से ई को हटा सकते हैं, मतलब अपने नोमेनक्लेचर में आराम से 2 मिथाइल हेक्सेनल वर्ड यूज किया जा सकता है। तो मिथाइल को हम ME से डिनोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ METHYL लिखने के, 2 मिथाइल सर पूरा हेक्सेनल। मिथाइल लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, पूरा मिथाइल तो ज़्यादा बेटर नाम है, बट ये भी नाम यूज किया जा सकता है, 2 के साथ आराम से मिथाइल लिखा जा सकता है, 2 मिथाइल हेक्सेनल। जैसे कहीं कहीं पे एब्रीविएशन में एमी, मिथाइल के लिए एमी, इथाइल के लिए ET, प्रोपाइल के लिए PR, ये सब यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ हम इसलिए नोमेनक्लेचर में इंड्यूस कर रहे हैं ताकि कल को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तुम लोगों को तो ये सब चीज़ें पता रहे कि हाँ ठीक है, मिथाइल वाला पार्ट है, एमी मतलब मिथाइल है, ET मतलब इथाइल दे रखा है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यूज 2 मिथाइल हेक्सेनल करना चाहिए, बट एमी से डिनोट किया जा सकता है उसको। सेकेंड वाले केस में भी अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है, पेरेंट चेन इस बार यहाँ से ऐसा सेलेक्ट करेंगे, और इस बार फिर से 2 पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली सेम है, देखने में केवल डिफरेंस है, लेकिन दोनों के पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एग्जैक्टली हम लोग का सेम फंक्शनल ग्रुप दे रखा, सेम कंपाउंड दे रखा, बस ओरिएंटेशन इधर की जगह उधर हो गया। बट अगर दूसरे कंपाउंड कैसे घुमा दे तो हम लोग को पहला कंपाउंड मिल जाएगा, तो इसलिए नोमेनक्लेचर सेम है, मतलब दोनों कंपाउंड्स आर सेम। इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। जब हम लोग आइसोमरिज्म टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी एक जनरल सा टॉपिक है, तो ये हम लोग सोच रहे कि डिस्कशन कर ले। जब आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे तब उस केस में तुमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इधर से देख रहे हैं कंपाउंड के, दूसरे साइड से देख रहे हैं दोनों सेम, तो दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब आइसोमर्स नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन में आएगा। उसके बाद आद्या का नंबर है, थर्ड नंबर का आंसर बताओ आद्या। सर प्रोपेनॉइक। प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा फंक्शनल ग्रुप, और पेरेंट चेन वाला पार्ट यहीं से कार्बन नंबर 1 से शुरू होगा, 3 का कार्बन चेन है, मतलब प्रॉप, और प्रॉप के बाद अल्केन है इसलिए एन, और उसके अलावा ओइक एसिड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर दिख रहा है हमको अंशुल का। अंशुल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। 4, एक मिनट। सर 2 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल साइनाइड। 2 मिथाइल और कार्बन चेन ये दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का कार्बन चेन है, तो 2 मिथाइल हेप एन, और हेप्टेन के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल साइनाइड। नाइट्राइल और साइनाइड लिखा है उधर, नाइट्राइल साइनाइड दोनों नहीं आएगा, इधर नाइट्राइल यूज कर लो या साइनाइड यूज कर लो। तो ब्यूटेन, हेलो सॉरी हेप्टेन, नाइट्राइल यूज कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मली नाइट्राइल होगा, साइनाइड हम लोग यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हेप्टेन नाइट्राइल नोमेनक्लेचर होगा। जब आप बताए थे तो स्लैश नहीं दिया, तो हमको लगा नहीं, सेकेंडरी। हम वहाँ पे और लिखे हुए हैं, नाइट्राइल और साइनाइड, दोनों में से हम लोग प्रेफरेबली नाइट्राइल यूज किया करेंगे, ठीक है। सर ई कहाँ से हटाएंगे और कहाँ से नहीं हटाएंगे? जब ई के बाद AEIOU आएगा, इस टाइप का चीज, तब यहाँ से ई हटाया करेंगे, मतलब 2 वॉवेल्स रहेगा, ये कंसेक्यूटिव, ई के बाद कोई वॉवेल आएगा तो वहां से हम लोग ई को हटा दिया करेंगे, अदरवाइज नहीं हटाएंगे। फिर उसके बाद कौन है भाई, हिमांगी बताओ नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। सर 3 इथाइल 2 फिर से बोलो के एक बार, बाद सर 5 नंबर के 3। पूछ रहे हैं, 5 नंबर। सर हम 4 तक बनाए थे, उसके बाद हमसे नहीं बना था, लेकिन सर मेरे चलो को लग बनाओ रहा है बनाओ, इसका नहीं नहीं 3 इथाइल 2। लगाओ मत, जो रूल्स बोला उसको फॉलो करो और आंसर लेकर के आओ, आराम से ट्राई करो। बाकी लोग अपने आगे के क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, एक एक करके पूछते जाएंगे हम।
सर एक चीज पूछे सर, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करते हैं, तो सर जैसे एक पर दो नाम है, एक एल्डो है और दूसरा कोई और नाम है, तो हाँ, सर एल्डो और उस फॉर्माइल है। और माइल, तो सर इसमें तो फिर चेंज हो जाएगा ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। जैसे नोमेनक्लेचर हम लोग क्यों करते हैं, मान लो जैसे नोमेनक्लेचर क्यों रखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस स्ट्रक्चर को स्टोर तो नहीं कर सकते। मान लो अगर हम लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, मान लो सपोजिटली हम लोग एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेल शीट में जब हम लोग को चीजें अरेंज करनी है तो हम लोग डायग्राम के हिसाब से तो अरेंज नहीं कर सकते, नाम के हिसाब से कर सकते हैं। तो जब नोमेनक्लेचर में एल्डो यूज करेंगे तो हम लोग को तो पता चल रहा है ना उस नाम से उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो एल्डो यूज किया या फॉर्माइल यूज किया कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ ये है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसलिए प्रेफरेबली फॉर्माइल यूज किया जाता है। पुराने कन्वेंशन में एल्डो यूज किया जाता था, तो वो आजकल कन्वेंशन हम लोग यूज करते भी नहीं है। इसलिए ये नाम बता दिया कि कभी इन केस ये नाम सामने आ गया कि एल्डो ही कुछ है तो कंफ्यूज नहीं हो कि पता नहीं ये क्या चीज है, तो इसलिए एल्डो है। अदरवाइज हम लोग को फॉर्माइल यूज करना है, ऑर्डर चेंज होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हिमांगी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होना चाहिए? सर मेरे से नहीं बनेगा ये वाला। इतना तो भारी नहीं था कि नहीं बनेगा। क्षितेज, क्वेश्चन नंबर 5 में सर 4,6 डाई इथाइलमाइड 4,6 डाई इथाइलमाइड डाई इथाइलमाइड नहीं। लक्ष्य, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होना चाहिए? ये ऑल्दो लेट आया है। शुभम, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए? सर हम बताएं? ठीक है, बता के देखो। सर हेप्टा 4,6 डाइनमाइड। हेप्टा 4,6 डाइईन अमाइड। अमाइड। हाँ ठीक है, शायद ठीक ठीक है। सबसे पहला चीज, बाकी लोग भी ध्यान दो, पहला चीज दिख रहा है कि यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है अमाइड CONH2। तो फंक्शनल ग्रुप है मतलब डबल बॉन्ड वाले पार्ट का कंसिडरेशन नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग है मतलब यही कार्बन नंबर 1 होगा और पेरेंट चेन यहीं से शुरू होगा। तो पेरेंट चेन वाला पार्ट जब शुरू होगा तो ये पूरा पार्ट तो पेरेंट चेन का पार्ट है, मतलब ये सारे के सारे कार्बन पेरेंट चेन के पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 का कार्बन चेन है और सब पेरेंट चेन का पार्ट है। तो नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन लिखते थे, और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा लिख देते हैं यहाँ पे हेप्ट। हेप्ट के बाद हम लोगों के 4th नंबर पे एक अल्कीन है, फिर उसके अलावा 6th नंबर पे एक अल्कीन है। तो हेप्ट के बाद 4,6 और दो अल्कीन है इसलिए हम लोग डाईईन लिख सकते हैं। बट जब भी कभी डाईईन ट्राईन मेंशन किया करते हैं तो वर्ड रूट के आगे ए लगा दिया करते हैं हम लोग। तो हेप्टा 4,6 डाईईन, और उसके बाद हम लोग CONH2 को अगर लेके चले तो उसको हम लोग अमाइड से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग आराम से अमाइड मेंशन कर सकते हैं। तो हेप्टा 4,6 डाईईन अमाइड ये नोमेनक्लेचर कंसीडर किया जा सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ट्राई करके देखो। ठीक है, जो लोग आंसर नहीं दे पाए उन्हीं लोगों से पूछेंगे। हिमांगी, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखो क्या आंसर आना चाहिए। आराम से ट्राई करो सारे क्वेश्चन, एक बार डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखेंगे। सर 6 में कितना कार्बन है? 6 में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन दिख रहा है पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन को मिला के 7 कार्बन है। पेरेंट चेन हम लोग का यही होगा, ये कार्बन नंबर 1 फिक्स है, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग। तो पहला चीज ये कि हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये बन गया, और मेन फंक्शनल ग्रुप कैसा है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन नंबर 1 होगा और यहाँ से पेरेंट चेन शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो 2 3 4 5 6 7 ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। हिमांगी, फिर से ट्राई करके देखो सवाल क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में।
आया कुछ आंसर हिमांगी? बोल ही नहीं रही है भाई ये तो। क्षितिज, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। सर हेप्टा 4 हाइड्रोक्सी। तो लोग गलत कर रहा है ऑर्डर। अगर हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो OH वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे आगे रखा करते हैं हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में हाँ 4 हाइड्रोक्सी नोमेनक्लेचर में हम लोग का जो OH ग्रुप है उसका नाम तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया 4 हाइड्रोक्सी। और 4 हाइड्रोक्सी के बाद 7 का कार्बन चेन है, मतलब हेप्ट। और हेप्ट के बाद ए भी लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि हम लोग हेप्टेन लिख सकते हैं, और हेप्टेन वाले पार्ट में ई को हटा के आराम से हेप्टेनोइक एसिड कर सकते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके इस तरह के एग्जांपल्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। बट जो एग्जांपल्स कराए हैं उनको वापस से एक बार खुद से ट्राई करके देखना, और जो होमवर्क मिलेगा उनको खुद से ट्राई करके देखना। धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप हैबिट में आ जाएगा। पहली बार सीख रहे हैं इस चीज़ को, डिफिकल्टी होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम खुद से बता दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर है मतलब सारे के सारे जो ग्रुप्स होंगे ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, पहला सर चीज। ट्राई करने देते हैं। चलो करो, ट्राई करो। सर 5 ब्रोमो 4 फॉर्माइल सर हो गया। 5 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 4 सर फॉर्माइल 6 हाइड्रोक्सी 6 हेप्टेनोइक हाइड्रोक्सी पेनोइक एसिड। एसिड। हेप्टेनोइक एसिड। देख के तो नाम ठीक ही ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल होगा। 5 ब्रोमो 4 फॉर्माइल 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है नोमेनक्लेचर में। यहाँ गैप नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग केवल जो लेटर्स होते हैं, जैसे ना 4 लिखा है तो 4 के आगे पीछे डैश मार रहे हैं, अदरवाइज कहीं भी गैप नहीं होता, सब एक लाइन से लिखाएगा। ओइक एसिड में नाम में गैप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ओइक एसिड होता है वहां पे एक गैप है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो आगे के 8 नंबर और 9 नंबर को ट्राई करके देखो। शुभम तुम ट्राई करके देखो, तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया है, ट्राई करके देखो शुभम। 8 9 दोनों में से जो भी बताना है बताना। अब मेरे हिसाब से लोग काफी कंफर्टेबल होंगे नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक से। शुरू के 2-3 दिन एकदम नया चीज है तो अजीब टाइप का लगता है, बट धीरे धीरे अब रूल्स रिपीट हो रहे हैं, केवल रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन और रूल्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब कंफर्टेबल हो गए होंगे तुम लोग। तो अब इसके बाद 3 लेक्चर साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग की बात करते हैं हम लोग। और उसके अलावा फिर हम लोग का जो केस है, कुछ स्पेसिफिक केसेस, कुछ यूनिक फंक्शनल ग्रुप। 3 लेक्चर मैक्सिमम हम लोग का लेक्चर खत्म हो जाए। सर हाँ सर आप जो बताए थे वो टर्ट ब्यूट वो सब तो किसी एग्जाम्पल में नहीं आ रहा है। वो एग्जांपल्स में नहीं आता है क्योंकि वो कॉमन नेम है। नॉर्मली जैसे टर्ड ब्यूट वगैरह सब, तब टर्ड ब्यूट नहीं होता, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप होता है। वो सब तब होता है ना जब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे होगा क्या कि एक रिएक्शन दे रखा होगा, जैसे कभी सुना है ऐसा कि एक सवाल में एसिटिक एसिड वर्ड यूज कर रखा है कि एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, या एसिटिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करके ऐसा ऐसा बनाया। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। तो जब भी कभी एक रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में इस तरह का वर्ड तुमको टर्ट ब्यूट, सॉरी टर्ट आइसो नियो ये सब वर्ड मिल जाएगा। स्पेसिफिकली नोमेनक्लेचर के एग्जांपल में ये चीज नहीं आएगा। पूछेगा तो एकदम स्पेसिफिकली पूछेगा कि इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टर्ट बोलते हैं, नियो बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। तो इसीलिए ऐसा सवाल ध्यान रखने के लिए कि कभी क्वेश्चन में आए तो हम लोगों से वो चीज छूटे नहीं। तो टाइम के साथ समझ में आ जाएगा सवाल कब किस तरीके से पूछा जा सकता है। शुभम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, या 9 का, जो भी बताना है बताओ।
सर SO3H का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? सुफो? सल्फो सल्फो। सल्फो? सर यदि किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करेंगे? अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट हो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस मेरे सामने आज तक आया नहीं है, क्योंकि वो अपने स्कोप से बाहर का चीज़ है, तो हम भी कभी दिमाग नहीं लगाए। ऐसा चीज़ बोल सकते हैं जैसे मान लो पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन वाले पार्ट से हम लोग एक साइड चेन रखे और साइड चेन के ऊपर वापस से एक साइड चेन रख दिए और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया। तो पहले तो सोचना पड़ेगा, हाँ इस टाइप से। तो पहले तो इसमें डिसाइड करना पड़ेगा पेरेंट चेन कौन सा है। तो एक ये तो हो जाएगा हम लोग का साइड चेन वाले पार्ट में मेन चेन। अब उसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट है जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर वही ब्रैकेट यूज करके काम कर लेंगे। जैसे इस साइड चेन को जिसको हम ब्लू से पूरा कवर कर रखे हैं, उस पार्टिकुलर साइड चेन को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे, उसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर ब्रैकेट में बाहर आएगा। तो एक ब्रैकेट जैसे होता है ना कि हम लोग मैथ जब सॉल्व कर रहे होते तो एक ब्रैकेट, उसके बाहर एक और ब्रैकेट, उसके बाहर कुछ और ऑपरेशंस करके एक और ब्रैकेट लगा दिया, तो उस टाइप का। सर हाँ सर मैथ्स में रहता है कि सबसे अंदर रहता है कि राउंड ब्रैकेट है, उसके बाहर करली ब्रैकेट है, केमिस्ट्री में नहीं रहता ना? नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में चलेगा काम। मतलब जैसे कोडिंग जब लिखते हैं तो कोडिंग में करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट ऐसा नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट करली वाला ही है, राउंड ब्रैकेट ही रह जाता है, तो चलेगा यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करली और बड़े ब्रैकेट से कोई लेना देना ऐसा नहीं है हम लोगों को। ऐसा होता होगा, हमको नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं, बट हम सोच के बता रहे कि शायद ऐसा होता होगा, बट हम लोग के स्कोप से बाहर है तो उसको छोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं बट हम लोग को कहीं भी यूज नहीं आने वाला, कहीं भी नहीं, तो इसलिए वो चीज हम खुद भी नहीं उसमें दिमाग लगाते कि क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है। शुभम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा कि किसी और से पूछे? सर 4 ब्यूटेन 2 4 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन 4 ब्यूटेन हाँ 5 साइनो 5 साइनो 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। अच्छा, नोमेनक्लेचर में हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तुमसे। पहला चीज ये बताओ कि इस सब में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? शुभम बोलते जाओ। फंक्शनल ग्रुप इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, SO3H और CN। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या पूछे सर, बोल आवाज रहे नहीं हैं कि SO3H में और CN में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आई। SO3 है। SO3H। SO3H कैसा फंक्शनल ग्रुप है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? नॉन चेन। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो जो हम लोग लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़े थे उसके हिसाब से पेरेंट चेन डिसाइड करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन। तो इस पार्ट को तो लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का यहाँ पे SO3H अटैच्ड है, तो यहाँ से कार्बन चेन शुरू किया। और क्योंकि CN अब एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके कार्बन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये अपना पेरेंट चेन होना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर में एक ही पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 का, मतलब ये तो गलत है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। और सब्स्टिट्यूएंट कितना है तो हमको एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है पूरे कंपाउंड में, तो ये पार्ट भी सही नहीं है, थोड़ा बहुत गलती कर रखा है, क्योंकि अब यहाँ पे सल्फर है ना कि वहाँ कार्बन है, तो वहाँ से कार्बन के नंबरिंग को शुरू करेंगे। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर है तो नंबरिंग करते वक्त हम लोग पहले उस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। मतलब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो सेकंड नंबर पे सल्फोनिक एसिड आएगा, तो हम लोग का नंबरिंग इसी साइड से होगा। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं कि 5th पोजीशन पे CN ग्रुप है, इसके लिए हम लोग साइनो यूज करते थे, तो 5th पोजीशन पे साइनो। 7 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेप्ट, और हेप्ट वाले पार्ट के अलावा अल्केन है, तो हम लोग आराम से अल्केन के लिए हेप्टेन डाल सकते हैं। हेप्टेन के सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है, तो उसके इसमें आराम से 2 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड मेंशन कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड। नोमेनक्लेचर हो जाएगा 5 साइनो हेप्टेन 2 सल्फोनिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो भी देना चाहेगा आराम से दे सकता है। सर एक बार ट्राई करें। मना कहाँ कर रहे हैं, तो बोले कि ट्राई करो। चलो ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करने दो। सर हो तो गया है, पता नहीं सही है कि नहीं। ट्राई करने दो बाकी लोगों को, फिर एक बार डिस्कशन करते हैं। हम एक एक करके सारा काम कर रहे हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर दे रहे हैं, पेरेंट चेन हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर अपने आप होता चला जाएगा। और कोड से तुम लोग को मालूम है कि ऑरेंज वाले पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए रखा करते हैं। तो इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमको दिखाई दे रहा है। पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब पेरेंट चेन से अटैच्ड साइड चेन पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। कार्बन चेन का नंबरिंग इजी है। आंसर आ गया। 1 मिनट, बोलो आंसर क्या होगा। सर 2 1 फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 ब्रोमो प्रोपाइल, फिर 4 सल्फोनिक ब्रोमो एसिड, प्रोपाइल, फिर उसके बाद 4 सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड, पेंटेनोइक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सर सल्फो होगा ना। सल्फो होगा सर यहाँ पे। सल्फो। सल्फो होगा, सल्फोनिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग आराम सर से हम नोट मतलब नोट्स ही गलत बनाए मतलब। तुम नालायक एक नंबर का बहुत मार मारेंगे तुमको। 4 सल्फो के बाद 5 का कार्बन चेन है, मतलब पेंट, और पेंट के 4th पोजीशन पे सर एल्कीन है, 4 इन कीन, और ओइक उसके एसिड। अलावा ओइक एसिड। तो नोमेनक्लेचर में 2 के बाद ब्रैकेट में 1 ब्रोमो प्रोपाइल, 4 सल्फो, पेंट, 4 इन, ओइक एसिड, अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। ये तुम्हारे नोमेनक्लेचर का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल हो सकता है जो पूछा जा सकता है, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछने वाला नोमेनक्लेचर में। सबसे डिफिकल्ट सवाल जो चाहिए एडवांस तक के एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है। बाकी इतना डिफिकल्ट सवाल नोमेनक्लेचर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं है तो वर्कशीट वाले पार्ट में होमवर्क देंगे हम आराम से। उसमें जो केसेस हम लोग का केस 2 और केस 3 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ यूनिक केसेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और उसके अलावा फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही छोटा टॉपिक है, एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ कॉमन नेम्स याद रखने हैं, उसका लिस्ट मिलेगा तुमको, तब पता चलेगा कितना कॉमन नेम याद रखना होता है। बाकी वो टॉपिक बहुत ही छोटा है। वर्कशीट नंबर 4 में जो जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ट्राई करते जाना। वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसके अलावा 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 16, 19, 20, हाँ ठीक है, अभी इतने ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सब स्पेसिफिक केसेस हैं हम लोग का। जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन में एक तो हम लोग का ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, और दूसरा ईस्टर वाला पार्ट है। ये थोड़ा यूनिक केस है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर अलग से दिया गया है। अमाइड भी नोमेनक्लेचर अलग से दिया गया है। एल्डिहाइड यूनिक तो नहीं है, बट फिर भी इसको अलग से डाल दिया गया है। अमाइड का नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग से होना चाहिए। और ये क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ईस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड
इसके अलावा अमाइड और अमाइन एक ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अमाइड का नोमेनक्लेचर, अमाइन का नोमेनक्लेचर, ये चीज़ फॉलो करते हुए काम करना होता है। बाकी केसेस एक जनरल टाइप के केस हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे पास बुकलेट तो नहीं है फिलहाल, बट बुकलेट सर का, हाँ बोलो। सर एग्जाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पॉली एटॉमिक मतलब पॉली मतलब जो भी हाँ, कंपाउंड रहता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होता है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहता है मोस्टली, नोमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल ग्रुप का रहता है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। मतलब नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम्हारे के के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस के एग्जाम में एक सवाल रहेगा, बट एडवांस में नॉर्मली नोमेनक्लेचर अवॉइड करते हैं। एडवांस में अगर नोमेनक्लेचर आएगा तो शायद तुमसे नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो उसमें गलती करेंगे, ऐसा नोमेनक्लेचर जानबूझ के पूछते हैं वो लोग। तो बाकी जगह पे नोमेनक्लेचर एकदम सिंपल सिंपल सा आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं होते हैं। मोस्टली पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसमें अल्कीन भी कवर हो जाएगा, अल्केन भी कवर हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड भी कवर हो सकता है, सब कुछ कवर हो सकता है, तो इसलिए पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहता है। तो नॉर्मली हम लोग उस चीज़ को इम्पोर्टेंट माना करते हैं, बट हम तुम लोगों को पहले ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, सब इंपॉर्टेंट है, तुमको सब कुछ पढ़ना है। ये तुम लोग को अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है? जब तुम लोग का कि ये इंपॉर्टेंट हो तो ये ज़्यादा पढ़ेंगे, ये कम इंपॉर्टेंट ये कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब पढ़ना है। लोग 350 में, तो 360 के पेपर में 360 ला रहे हैं, 720 के पेपर में 720 ला रहे हैं, मतलब वो लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ज़्यादा फोकस करेंगे उसमें, लेकिन हर एक पार्ट अपने लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। सवाल कहीं से भी आ सकता है, और 4 नंबर का सवाल होता है। ऐसा नहीं कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप 8 नंबर का सवाल दे देगा और अल्कीन का सवाल 2 नंबर का देगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा तो 4 ही नंबर का सवाल आएगा। तो इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं सोचना है तुम लोगों को। तुम लोग इसीलिए ऐसा कोई टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं हो रहा, एक इंडिपेंडेंट सीक्वेंस जो होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, वैसा हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट तरीके से 2 साल में सिलेबस खत्म हो, और उसके बाद जितना हो सकता है क्वेश्चन करो, ताकि बेसिक्स तुम लोग का स्ट्रांग हो जाए। बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गया तो कितने भी भारी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। IIT का एग्जाम भी मुश्किल नहीं होता, नीट का एग्जाम तो बहुत आसान होता है, बस उसमें प्रैक्टिस बहुत करना होता है ताकि स्पीड बढ़े। उसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए। जे एडवांस में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, स्पीड थोड़ा कम होगा चलेगा। मेंस में बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए, वो थोड़ा एवरेज पेपर होता है, ऐसे ही काम चलता सर है। रट मेंस रट में क्या बोले? मेंस में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, एवरेज अगर आप हैं तो भी आराम से आप 200 नंबर 250 नंबर ला सकते हैं। टॉप 1000 में जाने का मतलब है कि अगर 300 का पेपर है तो आपको 250 नंबर लाना पड़ेगा। 250 नंबर लाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत मतलब मेरे हिसाब से ईजी चीज़ है, अगर आप सारा चीज़ पढ़ सर रखे हैं। हाँ सर सर बोलो। सर टोटल मार्क्स कितना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जोड़ के? अगर 3 सब्जेक्ट है, 300 नंबर का पेपर है, तो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? हर सब्जेक्ट में 300? नहीं, टोटल 300 है, और 3 सब्जेक्ट है, 100 ईच होता है, 100 मार्क्स ईच लेके चल सकते हैं। और उसमें ये होता है जैसे लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ है, 20 सर क्वेश्चन। सर हम सुने कि जेई मेन सब 4 बार होगा, 4 बार करने का सोच रहा है। और 4 बार ले चाहे 10 बार ले, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को पहला जो जेई मेंस है वही अच्छा करना है। 4 बार होगा तो उससे क्या मतलब है? पहला जेई मेंस अच्छा करना है, हमेशा पहला एग्जाम अच्छा करना सर होता है। मतलब एक ही साल में 4 बार करेगा हाँ तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा भी चीज़ है, सर इनफैक्ट नीट भी कर देना चाहिए, बट सर वो हम लोग के एग्जाम में सर डिस्कशन में नहीं। सुने कि शिफ्ट होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग हाँ शिफ्ट, हाँ हाँ आफ्टरनून हाँ शिफ्ट, ये क्या हाँ होता है? हाँ। आफ्टरनून शिफ्ट नहीं होता, 2 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। एक 9 बजे से पेपर होता है मेंस का एक शिफ्ट, और दूसरा पेपर होता है 2 बजे से, सर 2 बजे नहीं 2:30 बजे से होता है। सर एक स्टूडेंट को दोनों में अपीयर होना होता है? नहीं नहीं, मतलब मेंस के एग्जाम में क्योंकि उतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं हैं जितने लोग होते हैं, 10 लाख 12 लाख लोग, तो इसीलिए पूरे एग्जाम को 6 दिन में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक पर डे 2-2 पेपर होता है। मतलब एक पेपर सुबह, एक स्लॉट सुबह है, एक स्लॉट शाम में है, तो कभी आप मतलब जिसका सुबह वाला स्लॉट है वो सुबह वाला स्लॉट में देगा एग्जाम, जिसका शाम वाला स्लॉट है वो शाम में देगा। एडवांस के एग्जाम में 2 पेपर होता है, इसमें से एक पेपर 9 बजे से लेके 12 बजे तक होता है, और दूसरा पेपर 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। मतलब ये चीज़ आपको देना ही देना। एडवांस के यही पार्ट सबसे डिफिकल्ट है कि हमको 6 घंटा एक जगह बैठे रहना है, 6 घंटा बैठा ही नहीं जाता लोगों से। तो पहले तुम लोग, अभी तो तुम लोग को बस हल्का हल्का चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक टाइम के बाद तुम लोग को ये बैठने का प्रैक्टिस कराएंगे, और कुछ नहीं कराएंगे, केवल बैठने का प्रैक्टिस कराएंगे। दिन भर बैठो एक जगह पे, हिलना ही नहीं है वहाँ से, आराम से 8 घंटा बैठो। 8 घंटा लोगों से बैठा नहीं जाता है। पहले ये हैबिट डेवलप करना जरूरी होगा, क्योंकि ये स्लॉट जो होता है 6 घंटे का, बहुत बड़ा डिफिकल्ट स्लॉट होता है, लोग इस वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। कितना ही पढ़ लो, 6 घंटे बैठने की आदत नहीं है तो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा।
खैर वो सब चीज टाइम के साथ सीखेंगे, देखते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? मेंस में फिक्स है, मेंस में टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने लग गए हैं। नीट के एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस 180 होते हैं, 180 में 90 क्वेश्चन बायो का होता है, और उसके अलावा फिर 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। और एडवांस का कुछ फिक्स नहीं है, उनके मन पे है। उनका मन करेगा 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन, उनका मन करेगा 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन, उनका मन करेगा 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन, मतलब टॉपिक वाइज बोल रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट वाइज बोल रहे हैं। तो एडवांस में जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाके पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। ये एडवांस का सबसे मेन खासियत है कि आपको पता ही नहीं कि वो करना क्या है, कौन सा पेपर सर आने हम वाला लीव है। कर सकते हैं सर, हमको जाना है। हाँ ठीक है निकल सकते हैं, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होमवर्क ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सर आप बोले थे कि हाँ तुम बताओ तुमको क्या डाउट है। सर आप मेरे को प्लीज सर लंदन डिस्पर्जन मूवमेंट बता सकते हैं? नहीं बता सकता अभी, क्योंकि उसके लिए पहले डाइपोल मोमेंट जानना पड़ेगा, और डाइपोल मोमेंट सर वो जानने के लिए पढ़े पहले हैं। डाइपोल मोमेंट जानने के लिए पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होना चाहिए। हाँ सर वो भी पता है, नहीं बता पर रहे सर तुमको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स का याद करना पड़ेगा? नहीं एकदम याद नहीं करना पड़ेगा। तुमको कार्बन और तुमको हम हाइड्रोजन से चल तुमको हम फिर जाएगा? तुमको हम फिर से सजेशन दे रहे हैं कि जो टॉपिक चल रहा है उसको ढंग से पढ़ो। नोमेनक्लेचर का एक सवाल पूछो, उसमें तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा सही से, सिंपल से सवाल में एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में क्यों है? जब पढ़ाएंगे तब उस टाइम में पढ़ना उस चीज को। डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले तुमको शेप मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। ये सब चीज पता है क्या तुमको? सर हाइब्रिडाइजेशन एनसीईआरटी से पढ़े हैं। एनसीईआरटी में अच्छा नहीं दे रखा है। शेप निकालने आता है मॉलिक्यूल का? ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा है यस सर। निकालने आ गया तुमको शेप? क्योंकि हाँ बिना सर। क्योंकि बिना उस टॉपिक के डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ सकते। और इन सब टॉपिक को पढ़ने के पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए, वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए, कोवैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। तब जा करके हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीख पाएंगे। लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को बनाना सीख लिए, तब धीरे धीरे उसमें आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता चलेगा। फिर उसके बाद उसमें एक टॉपिक आता है वेस्पर थ्योरी, वहाँ शेप का पता चलेगा, तब डाइपोल मोमेंट का नंबर आता है। फिर डाइपोल मोमेंट के बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिस्कशन के बाद तो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस का डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है आपस में। ऐसे अलग अलग टॉपिक थोड़ा ना पढ़ पाएंगे उसमें। समझ आया कुछ? तो थोड़ा वेट कर लो, सर सीखने को मतलब मिल जो जाएगा इसी साल। टॉपिक्स आप बताए थे हम उनमें से कुछ कुछ पढ़े हैं, जैसे वेस्पर थ्योरी पढ़े है सर, ल्यूविस स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे सर बहुत पहले ही, मतलब उसमें कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी वो सब के बाद स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए थे। फिर सर उसके बाद हम पढ़े थे वीबीटी। सर एमओटी अभी नहीं पढ़े क्योंकि वो समझ ही अरे नहीं आया। काहे काहे को नाइन्थ में इतना कुछ पढ़ रहे हैं? आराम से पढ़ लो सर ना वो अभी। केमिकल बॉन्डिंग मतलब कोई सजेस्ट किया था कि नोमेनक्लेचर से पहले पढ़ लेना, उससे बहुत हेल्प कौन बोल दिया मिलेगा। तुमको नोमेनक्लेचर से अब पहले? सर हम हम तो ऐसे बदनाम नहीं करेंगे ना। नहीं, मतलब हम तो नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं अभी तक। हम एक भी जगह देखे नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग की सर मेरे जरूरत को पड़ती है। नोमेनक्लेचर एकदम समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, मतलब ऑनेस्टली बता रहे हैं तो फिर। नोमेनक्लेचर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि बीच में क्लास छोड़ी थी एक तो। हाँ सर। उसमें सारी चीजें कनेक्टेड है, क्लास छोड़ेंगे तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा। बट केमिकल बॉन्डिंग से नोमेनक्लेचर का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल लो उल्टा हो सकता है कि अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चाहे तो ऑर्गेनिक के इस नोमेनक्लेचर के पार्ट को थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नोमेनक्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे। बट उल्टा रिलेशन नहीं है। नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कभी भी हम नोमेनक्लेचर करना सीख सकते हैं। आइसोमेरिज्म इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है थोड़ा। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो बिना केमिकल बॉन्डिंग के उस टॉपिक में नहीं जा सकते। बट एक नॉर्मल सीक्वेंस अगर बात करें तो आप नोमेनक्लेचर कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी सुने हो बहुत बेकार सजेशन दिया है तुमको। इस सर चक्कर में ज्यादा कंफ्यूज है कि उधर पढ़े कि इधर पढ़े, और दोनों में से कहीं नहीं पढ़ रहे। हाँ बोलो। सर सारे फंक्शनल ग्रुप को सेपरेटली पढ़ने की जरूरत है? जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप सेपरेटली ही पढ़ना एक्चुअल में। रिएक्शंस में जैसे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग डिफाइन किए थे तो बोले थे वहाँ पे नो कि सर, पर्टिकुलरली नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में जैसे कभी भी बुक्स को उठा के देखो तो बुक्स में सारे फंक्शनल ग्रुप को सेपरेटली रख दिया गया है, ऐसा है एक्चुअल में। बट मतलब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों को नोमेनक्लेचर में केवल एक फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया जाता है, सारा चीज़ों का मिक्सचर दिया जाता है। तो
सेपरेटली पढ़ेंगे तो ठीक है, बट एक जगह पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर है, मतलब पढ़ने के सेंस में बात करें तो। यहाँ पे थोड़ा जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक थोड़ा लैग करता है, लैग तो कर क्या ही करता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ठीक ठीक बता रखे हैं। बट जैसे हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सारा चीज़ एक ही जगह पे बता दे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सब एक जगह पे बता दें। अब टाइम के साथ सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि नोमेनक्लेचर पढ़े बिना हम लोग आगे का चीज़ नहीं कर सकते। नोमेनक्लेचर सीखे बिना भी हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बट एक बेसिक पार्ट में बस दिक्कत ये आता है कि नोमेनक्लेचर अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग रिएक्शन में अगर कहीं नाम दे दिया तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये तो नाम है, इसमें क्या करें। अब चाहे तो टाइम के साथ नोमेनक्लेचर के साथ साथ पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म सीख सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है, बट हम लोग उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं कि जहाँ पे जो टॉपिक होगा उसका नोमेनक्लेचर बताया, जहाँ पे जो टॉपिक उसका नोमेनक्लेचर बताया। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही दे रखा होता है, एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है। बट ठीक है, सारे नोमेनक्लेचर को एक जगह कर लो तो आइसोमेरिज्म काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना आसान हो जाता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर कहीं भी नाम आया तो नाम को सर आइसोमेरिज्म में कैलकुलेशन होता है? कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, बिल्कुल है। कितने आइसोमर्स हो सकते हैं इसमें कैलकुलेशन है। सर नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म खत्म करने में कितना लेक्चर लगेगा? 2 लेक्चर, मतलब डिपेंड करता है कौन सा आइसोमेरिज्म कर रहे हैं हम लोग सबसे बेसिक आइसोमेरिज्म करेंगे अभी, क्योंकि बाकी आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। तो पहले हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद बेसिक आइसोमेरिज्म, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब सर उसके बाद हाँ, सर जेई एग्जाम में कि वहां पर जाके हम सेंटर पे हम लोग को एक उन लोग का नोटबुक मिलता है कि हम लोग अपना घर चले अरे जाते? तुम काट दो यार, तुम 4 साल बाद का बात काहे को सोच रहा है भाई। जब तुम्हारे टाइम आएगा तो कुछ और हो जाएगा, तब तक काहे को दिमाग लगा रहे हो उसमें। जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो कर लेना, क्यों परेशान होना है। ठीक है, तुम्हारे टाइम आते आते हो सकता है प्रॉक्टर टेस्ट होना शुरू हो जाए। अभी हम जिसके घर में बैठे हुए हैं वो इसी तरह के एक कंपनी में काम करते हैं जो टेस्ट प्रॉक्टर्ड वे में लेते हैं। प्रॉक्टर्ड वे में टेस्ट होने का मतलब है कि कैमरा लगा हुआ रहेगा, माइक्रोफोन ऑन होगा और टेस्ट चल रहा होगा। तो घर बैठे बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है 3 साल के बाद तुमको सेंटर पे जाना ही ना पड़े, घर बैठे बैठे टेस्ट दो। बट टेस्ट में चीटिंग नहीं हो रहा हो ये इंश्योर करने के लिए प्रॉक्टरिंग वाला काम हो सकता है। जैसे अभी कल से बात हो रहा था तो बताया कि ब्राजील में जो साइंस ओलंपियाड है वो इस बार प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू, अभी लास्ट मंथ ही साइंस ओलंपियाड वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू। प्रॉक्टर टेस्ट मतलब कैमरा वगैरह लगा हुआ था, माइक्रोफोन लगा हुआ था, उन सब चीज़ों के थ्रू हुआ था। तो ये भी हो सकता है अभी। और सर चीटिंग चीटिंग को कैच करने के लिए वहाँ पर एआई होगा? हाँ, वो एआई वाला चीज एक्चुअल में वही चीज होता है जो भी ये लोग बोलते हैं ना, जितने भी टेस्टिंग पोर्टल्स हैं जो जेई मेंस के एडवांस के, हम सुन रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रॉक्टर टेस्ट कराते हैं हम लोग। प्रॉक्टरिंग का मतलब भी नहीं पता होता है लोगों को ज्यादा। केवल वीडियो ऑन करा लेना इज नॉट प्रॉक्टरिंग। प्रॉक्टरिंग का मतलब वो तो मैनुअल प्रॉक्टरिंग हो गया, और वो भी कोई करता नहीं है। जब जैसे एक चीज तुम लोग देखता होगा, शायद एक चीज देखा होगा, जैसे जूम में मान लो वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, 4-5 लोगों का वीडियो ऑन है, तो जैसे ही एक आदमी बोलता है तो उसका वीडियो हाईलाइट हो जाता है, वहाँ पे वो सर्कल हो जाता है। तो प्रॉक्टरिंग के टाइम पे एआई का यही यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि अब 10 लोग टेस्ट दे रहे हैं, या हो सकता है 150 लोग टेस्ट दे रहे होंगे, 1500 लोग टेस्ट दे रहे होंगे, तो सबको नहीं देख सकते हम लोग। तो जो भी अपना इधर उधर देखा या जिसके भी माइक्रोफोन से आवाज आई तो तुरंत उसका स्क्रीन वो हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा कि अच्छा ये कुछ कर रहा है। अब उसके बाद देखो कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, दिखा कि नहीं चीटिंग टाइप का कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट वहीं पर रोका जा सकता है। प्रॉक्टर टेस्ट का मतलब ये होता है, लोग प्रॉक्टर टेस्ट बस हवाबाजी के लिए सुना दे रहे हैं कि प्रॉक्टर टेस्ट ले रहे हैं, करते हुए लोग कुछ नहीं है। बट लोगों को पता नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पता नहीं लोगों को, तो लोगों को लगता है अच्छा ऐसा चीज है वैसा चीज है टाइप से। तो 3 साल में क्या होगा नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी एकदम तेजी से एडवांस कर रही है, तो 3 साल के बाद क्या होगा नहीं पता। तो नोट्स कॉपी मिलेगा कि तुमको पेज मिलेगा, चाहे कुछ लोड ले रहा है, आराम से रहो, 4 साल के बाद देखना। 4 साल भी नहीं, अब तो 3 साल ही है, 3 साल के बाद देखना। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्लास में होमवर्क कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में